नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग फाइनेंशियल क्लासिक बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, जिसे लिखा है दोस्तों जॉर्ज एस क्लासन ने। दोस्तों इस बुक के अंदर एक बहुत ही पुराने शहर के बारे में बताया गया है जो उस समय के अंदर दुनिया का सबसे अमीर शहर था, एंड उस शहर का नाम था दोस्तों बेबीलोन। दोस्तों इस वीडियो समरी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या था जो बेबीलोन में रहने वाले लोगों को सबसे अमीर बनाता था। एंड इसके साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो समरी को देखने के बाद ये भी जान पाएंगे कि अगर आपके सिर पर कोई कर्ज है तो उसे आप कैसे आसानी से चुका सकते हैं। इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम बात करते हैं दोस्तों बेबीलोन के इतिहास के बारे में। हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन का इतिहास के पन्नों पर बेबीलोन से ज़्यादा चमकदार शहर नहीं मिलता। इसके नाम से ही संपत्ति और ऐश्वर्य की झलक मिलती है। जब हम इसके बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी छवि बनती है कि यह एक ऐसा अमीर शहर रहा होगा जिसके चारों ओर जंगल और खनिज पदार्थों के स्रोत होंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। यह यूफ्रेट्स नदी के किनारे एक समतल और बंजर घाटी में बसा हुआ था। इसके आसपास जंगल नहीं थे और ना ही किसी खनिज पदार्थ की खान थी, और इनफैक्ट यहाँ पर किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए पत्थर भी नहीं थे, और ना ही यह किसी व्यापार मार्ग पर स्थित था, और यहाँ पर फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती थी। लेकिन इन सभी के बावजूद भी यह इतिहास का सबसे अमीर शहर बना। बेबीलोन इस बात का उदाहरण है कि एक इंसान जिसके पास चाहे भले ही थोड़े संसाधन हो, लेकिन वो उनके साथ बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। बेबीलोन जैसे बड़े शहर के सारे संसाधन मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए थे, और इसकी सारी संपत्ति वहाँ पर रहने वाले लोगों ने ही बनाई थी। बेबीलोन के अद्भुत राजा इतिहास में अपनी समझदारी, पुरुषार्थ और न्यायप्रियता के कारण जाने जाते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बेबीलोन इतिहास में दर्ज सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। बेबीलोन के खंडरों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि लगभग 8000 साल पहले बेबीलोन में रहने वाले लोग दीवारों से बने घरों में रहते थे। वे अनपढ़ या फिर असभ्य लोग नहीं थे, बल्कि वो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग थे। जहाँ तक लिखित इतिहास की बात है, वे पहले इंजीनियर, पहले एस्ट्रोलॉजर और लिखित भाषा वाले लोग थे। वर्षों पहले भी बेबीलोन का शहर आज के आधुनिक शहर की ही तरह था। वहाँ पर भी सड़कें और दुकानें थी, और वहाँ पर भी फेरी वाले अपना सामान बेचते थे। बेबीलोन के लोग बहुत सी कलाओं में निपुण थे, जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई, गोल्ड का काम और धातु के हथियार और कृषि के औजार बनाना। उनके जौहरी सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण बनाते थे। उनके अमीर लोगों की कब्रों से ऐसे कई आभूषण के नमूने मिले हैं जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम्स के अंदर रखे हुए हैं। बहुत पुराने समय में जब बाकी दुनिया पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काट रही थी, उस समय बेबीलोन के लोग धातु के भालों, कुल्हाड़ियों और तीरों का इस्तेमाल करते थे। बेबीलोन के लोग बहुत ही ज्यादा समझदार बिजनेसमैन और कैपिटलिस्ट थे। उन्होंने ही सबसे पहले एक्सचेंज के लिए मनी और प्रोमिसरी नोट इत्यादि का उपयोग किया। बेबीलोन का ऐश्वर्य आज भले ही खो गया हो, लेकिन उसका ज्ञान आज भी हमारे लिए सुरक्षित है। पैसा कमाने और उसको संभाल कर रखने के जो नियम बेबीलोन वासियों ने आज से 8000 साल पहले बनाए थे, वे नियम आज की इस आधुनिक दुनिया में भी उतने ही कारगर है जितने उस समय थे। द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। एक इंसान जिसने सोने की इच्छा की। बंसीर, जो कि बेबीलोन में एक रथ बनाने का काम करता था। एक दिन वह दीवार पर बैठा कुछ सोच रहा था कि अचानक उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त कोबी, जो कि एक म्यूजिशियन था, उसके आने की आवाज़ सुनी। मेरे अच्छे दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा और समय है, इसीलिए शायद तुम खाली बैठे हो, और मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। इसीलिए मुझे तुम अपने बटुए से साधारण से 2 सिक्के निकाल करके दे दो, ताकि मैं शाम को अपने परिवार को खाना खिला सकूं। इस पर बंसीर ने कहा कि अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी नहीं देता, तुम्हें भी नहीं, क्योंकि वे मेरी पूरी संपत्ति होते। क्या? कोबी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे पास में 1 सिक्का भी नहीं है, फिर भी तुम दीवार पर मूर्ति की तरह बैठे हो। तुम रथ का काम पूरा क्यों नहीं करते?
अपनी भूख तुम कैसे मिटा पाओगे? तुम्हारी अंतहीन ऊर्जा कहाँ है? क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है? तब बंसीर ने कहा कि वह एक सपना देख रहा था जिसमें उसके पास ढेर सारा स्वर्ण यानी कि गोल्ड था, जो कि वो बड़ी उदारता के साथ भिखारियों को दे रहा था, जिससे उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए मनचाही चीजें खरीदी। और उसके पास सोने के इतने सारे सिक्के थे कि उसे अपना भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा था और संतुष्टि का एहसास उसके अंदर था। लेकिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरा बटुआ खाली है। ये सोच करके मेरे मन में विद्रोह की भावना जाग गई। इस पर कोबी ने कहा कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हमने अब तक ढेर सारा पैसा कमाया है और खर्च भी किया है, लेकिन हमने उन खुशियों को कभी महसूस नहीं किया जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। हमें सिर्फ उनके सपने आते हैं। क्या हम मूर्ख भेड़ियों से ज्यादा कुछ हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। किसी के पास भी हमारे जितना धन यानी कि स्वर्ण नहीं है। हमारे आसपास इतना पैसा है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। आधी से ज्यादा जिंदगी काम करने के बाद भी मेरे अच्छे दोस्त, तुम्हारे पास एक खाली बटुआ है और मैं मानता हूँ कि मेरा पर्स तुम्हारे जितना ही खाली है। इस पर उसने कहा कि मामला क्या है? हम सोना और चांदी क्यों नहीं कमा सकते जो खाने और कपड़ों से ज्यादा देश के? इस पर कोबी ने कहा, ये भी सोचो कि हमारे बेटे जो बिल्कुल हमारे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्या वो भी हमेशा 2 वक्त के भोजन के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते रहेंगे? हमारी दोस्ती के इतने सालों में हमने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा। बंसी ने कहा कि मैं एक पैसे वाला आदमी बनना चाहता हूँ जिसके पास बहुत सारी जमीन और मवेशी हों। मैं अपनी पूरी ताकत से इसे पाने के लिए काम कर सकता हूँ। मुझे मेरी मेहनत का इनाम मिलना चाहिए। और इस पर बंसी ने कोबी से कहा, हम ऐसा क्या मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम आज भी गरीब हैं? इस पर कोबी ने कहा कि अगर मैं इसका जवाब जानता तो मेरी हालत तुम्हारे जैसी नहीं होती। इस पर बंसी ने कहा कि हमारे सभी सवालों के जवाब केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास ढेर सारा स्वर्ण यानी कि गोल्ड हो। शायद हम उससे कोई रहस्य सीख लें जो हमारी आगे बढ़ने में हेल्प करें। इस पर कोबी ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त अरकद, जिसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। और ये सब सुनकर के बंसीर की आंखों में चमक आ गई। एक अच्छे दोस्त से सलाह लेने में कुछ भी खर्च नहीं होता। अरकद वैसा ही अच्छा दोस्त है। आओ अरकद के पास चलते हैं और पूछते हैं कि हम भी अपने लिए कैसे कमा सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन दी बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अरकद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी संपत्ति और उदारता के लिए चारों ओर फेमस था। वह जी भर के खर्च करता, संस्थाओं को दान देता, लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति हर साल बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने उससे कहा, अरकद, तुम हमसे ज्यादा खुश नसीब हो। आज तुम बेबीलोन के सबसे ज्यादा अमीर इंसान हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक समय हम सभी बराबर थे। हम सभी एक ही स्कूल में पढ़े थे और एक ही टीचर से, और हम एक ही तरह के खेल खेलते थे। और जहाँ तक हम जानते हैं, ये भी नहीं है कि तुमने हमसे ज्यादा मेहनत की है। तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीजें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर के अधिकारी हैं? तब अरकद ने उन्हें रोका और कहा, अगर जवानी से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं कमा पाए तो इसका कारण ये है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और ना ही जाना जिनसे संपत्ति बनाई जा सकती है। सौभाग्य एक ऐसी देवी के समान है जो हमेशा किसी का भला नहीं करती। इसके विपरीत वह हर उस इंसान को बर्बाद कर देती है जिस पर वह बिना मेहनत के पैसों की बारिश करती है। अरकद ने उन्हें अपनी अपार संपत्ति का रहस्य बताते हुए कहा कि मैं अपनी संपत्ति का 10% हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचा करके रखता हूँ और बाकी का अपने दैनिक खर्चों के लिए उपयोग करता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें यह सलाह देना चाहता हूँ कि अगर तुम भविष्य में अमीर बनना चाहते हो तो आज के बाद तुम जितना भी कमाओ उसका 10% अपने भविष्य के लिए सेव करो। 7 क्योर्स फॉर ए लीन पर्स। एक हल्के बटुए के 7 इलाज। पहला इलाज, अपने बटुए को मोटा करना शुरू कीजिए। आप जो भी कमाओ उसका केवल 90% या फिर इससे कम खर्च करो और बाकी 10% सेव करो। जब आप पैसा सेव करना शुरू करते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और आपका बटुआ मोटा होना शुरू हो जाता है।
दूसरा इलाज, अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। ऑथर कहते हैं कि हमारे जरूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ साथ बढ़ते हैं अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते। इसीलिए हमें अपने खर्चों का बजट बनाना चाहिए और केवल जरूरी चीज़ों पर ही अपना पैसा खर्च करना चाहिए। तीसरा इलाज, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ऑथर कहते हैं कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा जो आपने सेव किया है उसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको अमीर बनाए। चौथा इलाज, अपने पैसों को खोने से बचाएं। यहाँ पर ऑथर हमें कहते हैं कि हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले समझदार लोगों से सलाह लेनी चाहिए। उनके ज्ञान का इस्तेमाल अपने पैसों को बढ़ाने के लिए करना चाहिए और हमेशा सोच समझकर वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आप सेफली बिना पैसे को गंवाए अपने पैसों को ग्रो कर सकें। पांचवा इलाज, आपका अपना मकान बनाएं। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हर एक इंसान के पास अपना खुद का घर होना चाहिए, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो हमें हर महीने किराया देना पड़ता है। इसके साथ ही हमें मकान मालिक का दबाव भी सहन करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत से लोग मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। और उन लोगों के लिए ऑथर कहते हैं जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है उन्हें लोन लेकर के घर बनाना चाहिए। जो किराया वे मकान मालिक को देते हैं उसे वो लोन की पेमेंट करने में उपयोग कर सकते हैं और कुछ समय के बाद जब लोन की पेमेंट हो जाएगी तो उनके पास अपना खुद का घर होगा। छठा नियम, भविष्य की आमदनी को निश्चित करें। एक इंसान को आने वाले दिनों के लिए अपनी आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वे जवान न रहें और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उसके साथ न हों। वह इंसान जिसने संपत्ति के नियमों की समझ के कारण एक बढ़ती हुई आमदनी विकसित कर ली, उसे भविष्य के दिनों के बारे में कभी भी सोचना नहीं पड़ता। उसे कुछ ऐसे निवेश करने चाहिए जिनसे उसे आने वाले समय में सुरक्षा मिल सके। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक आदमी अपने भविष्य को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। जैसे एक इंसान अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि समय के साथ साथ उसकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी, जिसके कारण वो भविष्य में उसे बेच करके आसानी से अपना जीवन चला सकता है। या फिर दोस्तों, उसे अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करने से पहले उसे इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी लेनी चाहिए, या फिर वो अपने किसी जानकार को या फिर एक ऐसे व्यक्ति को लोन दे सकता है जो भविष्य में उसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सके। सातवां इलाज, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। यहाँ पर ऑथर हमें पैसों के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचने के लिए कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए नई नई स्किल्स सीखनी चाहिए और खुद को टाइम के अनुसार बदलना चाहिए। हम जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ज़्यादा कमाते हैं। मीट द गॉडेस ऑफ लक, सौभाग्य की देवी से मिले। एक राजा के दरबार में बहुत से लोगों को इकट्ठा किया गया था। अर्कद भी उनमें से एक था। उस दिन वे लोग बात करने वाले थे लक यानी कि भाग्यशाली होने के बारे में। हम सभी लोग भाग्यशाली होना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उसे आकर्षित कर सकें? क्या किस्मत को आकर्षित करने का कोई उपाय है? जब ये सवाल अर्कद से पूछा गया तो सबसे पहले उसने जुआ खेलने से स्टार्ट किया। वो कहता है कि गैम्बलिंग यानी कि जुए से पैसा कमाना अब तक पॉसिबल नहीं हुआ है, और क्या इस तरह से जीता गया पैसा अपने साथ गुड लक लेकर के आता है। मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता जो जुए से अमीर बना हो। इसके विपरीत अर्कद ने कहा, कोई भी इंसान भाग्यशाली बन सकता है जब वह अपने सामने आए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हो। किस्मत को आकर्षित करने के लिए अवसरों का लाभ उठाना जरूरी है। जो लोग किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं, किस्मत की देवी उन पर हमेशा कृपा करती है। इसीलिए टाल मटोल की आदत को छोड़िए, डिसीजन लीजिए और किस्मत की देवी आपका साथ जरूर देगी। 5 लॉज ऑफ गोल्ड, स्वर्ण यानी कि सोने के 5 नियम। स्वर्ण का पहला नियम, स्वर्ण यानी कि सोना उस व्यक्ति के पास खुशी से और बढ़ती हुई मात्रा में आता है जो इसका कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचा करके रखता है। स्वर्ण का दूसरा नियम, स्वर्ण उस समझदार व्यक्ति के लिए मेहनत से काम करता है जो इसके लिए अच्छा रोजगार खोजता है, यानी कि इसे अच्छे से इन्वेस्ट करता है।
स्वर्ण का तीसरा नियम, स्वर्ण यानी कि गोल्ड उस व्यक्ति के पास हमेशा सुरक्षित रहता है जो इसे समझदार लोगों की सलाह के अनुसार निवेश करता है। स्वर्ण का चौथा नियम, स्वर्ण यानी कि गोल्ड उस व्यक्ति के हाथ से फिसलता जाता है जो इसे ऐसे व्यापार में और ऐसे कामों में लगाता है जिनकी उसे जानकारी नहीं है या फिर जिसका संचालन अनुभवी लोग न कर रहे हों। स्वर्ण का पांचवा नियम, स्वर्ण यानी कि गोल्ड उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाता है, जैसे जुए, लॉटरी, सट्टेबाजी इत्यादि, या फिर वह इसे समझदार लोगों से सलाह लिए बगैर इन्वेस्ट करता है। द गोल्ड लैंडर ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का स्वर्ण का महाजन। बेबीलोन में रहने वाले रोडन, जो कि भाला बनाने का काम करता था, उसके काम से खुश होकर के राजा ने उसे 50 सोने के सिक्के दिए। इससे पहले उसने कभी भी अपने जीवन में इतना ज़्यादा सोना नहीं देखा था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस स्वर्ण यानी कि सोने का क्या करना चाहिए। एक दिन उसकी बहन ने उसके पति के लिए 50 सोने के सिक्के मांगे ताकि वह उससे अपना व्यापार शुरू कर सके। रोडन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपनी बहन के पति को वो 50 सोने के सिक्के देने चाहिए या फिर नहीं। इसीलिए वह मेथन, जो कि बेबीलोन में स्वर्ण यानी कि गोल्ड का काम करता था, उसके पास गया। मेथन ने उसे कई प्रकार के कर्ज यानी कि लोन के बारे में बताया। कुछ कर्ज संपत्ति पर आधारित होते हैं, जबकि कुछ कर्ज ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिनमें कमाने की क्षमता होती है और जो मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, और कुछ कर्ज ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो जान पहचान के लोग और रिश्तेदारों की गारंटी पर होते हैं। फिर रोडन ने उससे पूछा कि क्या उसे अपनी बहन के पति को व्यापार करने के लिए स्वर्ण देना चाहिए। इस पर मेथन ने कहा, अगर तुम्हारी बहन का पति मुझसे सोने के 50 सिक्के मांगने आता तो मैं उससे पूछता कि तुम इन सोने के सिक्कों का क्या करोगे। अगर उसका जवाब होता कि वह भी मेरी तरह ही व्यापारी बनना चाहता है और आभूषणों का काम करना चाहता है, तो मैं उससे पूछता कि क्या तुम्हें इस व्यापार की जानकारी है, क्या तुम्हें पता है कि सबसे कम दामों में इसे कैसे खरीदा जा सकता है और कहाँ पर तुम इसे बेच सकते हो। अगर वह मेरे सभी सवालों का जवाब हाँ में देता तो मैं खुशी खुशी अपना स्वर्ण उसे दे देता, और अगर उसके पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता तो मैं उसे अपना स्वर्ण कभी भी नहीं देता। यहाँ पर महाजन कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त या फिर अपने रिश्तेदार की मदद करना चाहते हो तो इसे इस तरह से करो कि उसका भार तुम पर कभी भी ना आए। इसीलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि बिना सही जांच पड़ताल के तुम अपने बहन के पति को पैसे ना दो। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि कभी भी अपने पैसों या फिर अपने सोने को किसी को भी देने से पहले आपको उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करनी चाहिए कि वो इन पैसों का क्या करेगा और कैसे करेगा। अगर आप उनके सभी सवालों से संतुष्ट हो जाते हैं तब जा कर के आप उसे अपना पैसा दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसने लापरवाही के साथ आपके पैसों का उपयोग किया तो वह अपना सारा पैसा गंवा देगा और आपको कभी भी वापस नहीं लौटा पाएगा। इसीलिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में सही जानकारी हासिल करना आपके लिए बेहद जरूरी है। द वॉल्स ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन की दीवारें। बेबीलोन में बंजार नाम का एक योद्धा था। उसका काम उस रास्ते की रखवाली करना था जो बेबीलोन की दीवारों के शिखर तक जाता था। जब बेबीलोन पर अटैक होता तो उसकी खबर देने वाला पहला इंसान बंजार ही था। अटैक के समय पर बंजार से बहुत से लोगों ने तरह तरह की एडवाइस मांगी। बंजार उनको सांत्वना देने की पूरी कोशिश करता था। वो हमेशा लोगों से कहता था कि बेबीलोन की दीवारें हमारी रक्षा करेंगे, जिसे सालों पहले राजा ने हमारी रक्षा के लिए बनाया था। और लगभग 3 सप्ताह और 5 दिन के युद्ध के बाद ये बात प्रूफ हो गई कि बेबीलोन की सुरक्षा कितनी ज़्यादा मजबूत है और वह किसी को भी हरा सकती है। बेबीलोन की दीवारों ने एक बार फिर से शत्रुओं की खजाने को लूटने, शहर को बर्बाद करने और नागरिकों को गुलाम बनाने की कोशिश को नाकाम कर दिया था। बेबीलोन कई शताब्दियों तक टिका रहा क्योंकि यह पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं था। इस कहानी से हमें 2 लेसन्स सीखने को मिलते हैं। पहला लेसन ये
कि सिक्योरिटी एडवांस में अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान करनी चाहिए। जैसे कि बेबीलोन के राजाओं ने सालों पहले दुश्मनों के खतरे से बचने के लिए बेबीलोन की दीवारों को बना दिया था, उसी तरह से हम भी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी को बाय करके फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। और दूसरा लेसन हमें बंजार से सीखने को मिलता है, जो बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ चुका था और उसे पता था कि युद्ध की सिचुएशन में खुद को कैसे संभालना है। बेबीलोन वासियों की ही तरह हम भी लोग अपनी लाइफ के अंदर अपने फ्यूचर को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के डरे होते हैं। यहाँ पर बंजार की ही तरह एक मेंटर या फिर एडवाइजर का होना हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें इस तरह की सिचुएशन से बाहर आने में हेल्प करें। द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का ऊंट का व्यापारी। यहाँ पर ऑथर एक इंसान तरकद की बात करते हैं जो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। उसे बहुत से लोगों का कर्जा देना था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि उसके पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं थे। इस उम्मीद में वह भोजनालय के बाहर जा करके खड़ा हो गया कि शायद वहाँ पर कोई उसे जाना पहचाना चेहरा मिल जाए जो उसे खाना दे सके। और इस मुश्किल हालात में उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जिससे वह दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने उससे पैसे उधार लिए थे और वह लौटा नहीं पाया था। उसका नाम था दावासिर, जो कि ऊँटों का व्यापारी था। तरकद को देख करके दावासिर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने उससे तांबे के 2 सिक्के और चांदी का 1 सिक्का मांगा जो उसने उसे उधार दिया था। इस पर तरकद ने कहा कि उसके पास अभी पैसे देने के लिए नहीं है, वह अभी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस पर दावासिर ने उसे अंदर भोजनालय में आने को कहा क्योंकि वह उसे एक कहानी सुनाना चाहता था। दावासिर बताता है कि एक समय में उसकी हालत भी बिल्कुल तरकद की तरह थी। वह भी गुलामों की भांति जी रहा था, लेकिन उसकी किस्मत एक दिन बदल गई जब सीरिया के रेगिस्तान के नेता ने उसे खरीद लिया। उसे उसकी पत्नी सीरा के ऊँटों की देखभाल के लिए रखा गया था। सीरा ने नोटिस किया कि दावासिर बाकी गुलामों की तरह नहीं है। सेम सीरा भी उसकी मालिक की दूसरी पत्नियों की तरह नहीं थी। सीरा ने दावासिर से जिंदगी बदलने वाला क्वेश्चन किया, क्या तुम्हारी आत्मा गुलामों की आत्मा जैसी है या फिर तुम्हारी आत्मा एक स्वतंत्र आदमी की आत्मा के समान है? अगर उसकी आत्मा एक स्वतंत्र आदमी वाली है तो क्या वह अपने ही शहर में एक रिस्पेक्टफुल इंसान नहीं बनना चाहेगा, चाहे उसके पास कुछ हो या न हो? इन शब्दों को सुन करके दावासिर अपने सारे कर्जों को चुकाने के लिए डिटरमाइन हो गया। उसने मेहनत की और लकीली वह अपना सारा कर्जा चुकाने में कामयाब हो गया। बहुत बार ऐसा टाइम भी आया जब वह गिव अप करने वाला था, लेकिन वह सोचता था कि एक स्लेव यानी कि गुलाम की आत्मा ही गिव अप करती है, लेकिन एक स्वतंत्र आदमी डट करके मुसीबतों का मुकाबला करता है और उन परेशानियों से बाहर आता है जो उसे दबाने की कोशिश कर रही हैं। उसने ऐसा ही किया और अपने सारे कर्जे चुकाए। इस कहानी का लेसन यह है दोस्तों कि मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वह एक इंसान के हौसलों से बड़ी कभी नहीं हो सकती। जहाँ पर संकल्प होता है वहाँ रास्ता जरूर मिल जाता है। दी क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन, बेबीलोन के मिट्टी के टैबलेट। यहाँ पर 5 ऐसे टैबलेट्स के बारे में शेयर किया गया है जिनमें वेल्थ का सीक्रेट छुपा हुआ है और जिन्हें बेबीलोन की हाल ही की खुदाई से निकाला गया था। प्रोफेसर अल्फ्रेड प्रोफेसर फ्रैंकलिन को एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें वह दावासिर की स्टोरी शेयर करते हैं और बताते हैं कि कैसे दावासिर ने अपने सारे कर्जों को चुकाया और एक अच्छी लाइफ जी। ये वेल्थ प्रिंसिपल्स आज की दुनिया में भी उतने ही कारगर है जितने पहले थे। इनमें लिखा गया है कि एक इंसान कैसे कर्ज से मुक्ति पा सकता है और अमीर बन सकता है। इसके लिए उसे इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, अपनी इनकम का 10% सेव करे और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करे ताकि वह उसके लिए पैसा कमा सके। स्टेप 2, अपनी इनकम का 70% अपने घर खर्च के लिए उपयोग करें। स्टेप 3, अपने कर्जदारों की लिस्ट बनाएं कि उसे किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है और अपनी इनकम का 20% हिस्सा उस कर्ज का भुगतान करने के लिए उपयोग करें। स्टेप 4, अब अपने सभी कर्जदारों के पास जाएं, उनसे बातचीत करें कि आपके पास अपनी आमदनी के अलावा उनका कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए आप अपनी आमदनी के 20% हिस्से से उनका कर्ज चुकाएंगे। इसीलिए वो आपको कुछ समय दे जिससे आप उसका कर्ज चुका पाएं। स्टेप 5, इन सभी स्टेप्स को लगातार फॉलो करते रहिए
और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका सारा कर्ज उतर गया। ध्यान रहे कि आप लगातार इसे करते रहें और आप पाएंगे कि आपका सारा कर्ज चूक गया है और आपकी सेविंग्स बढ़ रही हैं। द लकीएस्ट मैन इन द बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। यहाँ पर हमारी मुलाकात सरुनडा से हुई, जो अपने दोस्त के पोते के साथ बेबीलोन जा रहा था। उसने बताया कि कैसे वह भी पहले गुलाम था और जब उसे बेकर को बेच दिया गया तो उसने वहाँ पर ब्रेड बनाने का काम सीखा और इस काम को बढ़ाया। उसने बताया कि काम करना ही सफलता का मूल मंत्र है और सिर्फ मेहनत के बल पर ही हम अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। ये बुक हमारी पर्सनल सक्सेस से रिलेटेड है। सक्सेस का मतलब है हमारे एफर्ट और एबिलिटी से मिलने वाला परिणाम, और एक अच्छी प्रिपरेशन ही हमारी सफलता की कुंजी है। यही हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। लक का मीनिंग है जब आपका हार्डवर्क किसी अपॉर्चुनिटी से मैच होता है तब आप लकी होते हैं। इन दोनों में से हार्डवर्क करना आपके हाथ में है, इसीलिए जब तक सही अवसर आपको न मिले तब तक मेहनत करते रहिए। वेल फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो समरी में बताए गए लेसन्स को आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और भी बेहतरीन बना पाएंगे। दोस्तों, ऐसी अमेजिंग लाइफ चेंजिंग बुक्स की वीडियो समरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।